नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टरों के मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भैया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। और इस चैप्टर में भी अब तक हम 62 यानी कि 62 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 63 को मैं पढ़ाने से पहले मैं आपको आरबीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो कल से हम हो सकता है कि कल से हम क्वेश्चन नंबर 63 की शुरुआत करें। आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में आरबीसी से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को थ्योरी की सहायता से आपके सामने बताने वाला हूं या आपके सामने पेश करने वाला हूं। इतनी बात क्लियर है। पिछले कई वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने क्वेश्चन किए, जैसे कि हृदय की कार्य प्रणाली डायग्राम की सहायता से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। वहां से किस तरीके से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी के बारे में हमने एक एक करके चर्चा की थी। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, जिसे आप रक्तचाप या रक्तदाब कहते हो। उसके अलावा मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताया था, जैसे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हमने चर्चा की थी। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी वेन्स कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। प्लाज्मा के बारे में बताया था, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताया था। रक्त का थक्का एक केमिकल रिएक्शन होती है जो 3 स्टेप में पूर्ण होती है, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा की थी और इन कॉन्सेप्ट पर आधारित भैया हम एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम 62 नंबर क्वेश्चन पर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 62 यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। लेकिन भैया आज मैं आपको आरबीसी से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, फिर आरबीसी से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में और भी आरआरबी, जेईई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके हम भैया उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आरबीसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित हम बात करने वाले हैं। देखिए, हेडिंग लगा लीजिए भैया आरबीसी। आरबीसी से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझते हो तो फिर कोई संभावना नहीं रहती है आपकी कि यहाँ से क्वेश्चन छूटे। सबसे पहले आरबीसी क्या है। सबसे पहले आरबीसी के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। आरबीसी का पूरा नाम होता है भैया रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हिंदी में कहा जाता है लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रुधिर कोशिका। आपकी ब्लड में पाई जाने वाली ये एक कोशिका होती है आरबीसी। इस आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रुधिर कोशिका। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि आपके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और इस ब्लड के 2 भाग होते हैं। एक होता है सॉलिड पार्ट यानी कि ठोस भाग, और एक होता है दूसरा लिक्विड पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है और वो होता है भैया प्लाज्मा। और इस सॉलिड वाले पार्ट में ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पूरे ब्लड का 45% भाग होता है। इसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा में आपको पढ़ा चुका, ब्लड प्लेटलेट्स में आपको पढ़ा चुका, आरबीसी से संबंधित आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज के बाद में, कहने का मतलब कल आरबीसी से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड में पाई जाने वाली एक कोशिका है, यानी कि ब्लड सेल्स है आरबीसी। इस आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रुधिर कोशिका या लाल रक्त कोशिका। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया हम बोल देते हैं आरबीसी, तो जो डॉक्टर लोग होते हैं या फिर साइंस की लैंग्वेज में जो आरबीसी होती है इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट।
क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अब ये जो इरिथ्रो है, इस इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, यानी कि भैया लाल, और साइट का मतलब आप सभी जानते हो सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है। तो वह कोशिका जो लाल रंग की होती है और भैया खून में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, वो होती है इरिथ्रोसाइट, यानी कि वो होती है आरबीसी। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया यहाँ तक। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तक मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया कि आरबीसी ब्लड में पाई जाने वाली एक कोशिका है जिसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रुधिर कोशिका। इसे हम साइंस में इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड यानी कि लाल, और साइट का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। वह कोशिका जो लाल रंग की है आपके ब्लड में पाई जाती है, वो कौन सी है? वो आरबीसी है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि भैया संख्या में यानी कि क्वांटिटी में, यानी कि क्वांटिटी में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ब्लड सेल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी संख्या में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है आरबीसी। इसके बाद में प्लेटलेट्स, इसके बाद में प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु जो होती है वो पाई जाती है दूसरे नंबर पर, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्लड में संख्या में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आरबीसी पाई जाती है। याद रखना, जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में पाई जाती है, ये भैया मिलियंस में होती है, ये मिलियन में होती है, और प्लेटलेट्स जो होती है वो लाखों में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो हजारों में होती है भैया। अभी हम आपको बताएंगे कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ब्लड में आरबीसी संख्या में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, मिलियंस में होती है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। प्लेटलेट्स जो होती है वो लाखों में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हजारों में होती है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आकार की बात कर लेते हैं, तो आकार इसका बिल्कुल विपरीत होता है। ब्लड में डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में प्लेटलेट्स का आकार उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा जो आकार होता है वो किसका होता है? आरबीसी का होता है। सबसे छोटा जो आकार होता है वो किसका होता है? आरबीसी का होता है। हम साइज के बारे में बात करें तो साइज में हमारे ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स, और उसके बाद में आरबीसी। और संख्या में बात करें तो आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होती है, मिलियंस में होती है। प्लेटलेट्स की संख्या उससे कम होती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। अब बात आती है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। भाई अब बात आती है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम एक मेल के बारे में बात करें, अगर हम एक अडल्ट मेल के बारे में बात करें, तो अडल्ट मेल में आरबीसी की जो संख्या होगी वो होगी भैया 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में, एक मिनट रुको, 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन में एक अडल्ट मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन क्या पाई जाती है भैया? आरबीसी पाई जाती है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो आप देख सकते हो 45 लाख से लेकर के 55 लाख होती है। तो एक अडल्ट मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन ऑप्शन आ सकता है, 45 से 55 लाख ऑप्शन आ सकता है। ये प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक अडल्ट फीमेल के बारे में बात करें, एक अडल्ट फीमेल के बारे में बात करें भैया, एक अडल्ट फीमेल के बारे में बात करें तो 4 से लेकर के 4.5 मिलियन होती है भैया प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में H भी लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया लड़कों में ज्यादा होती है आरबीसी की संख्या, लड़कियों में कम होती है। भैया लड़कियों में कम नहीं होती, सिर्फ लड़कों की तुलना में होती है लड़कियों में आरबीसी की संख्या कम, नहीं तो वैसे कम नहीं होती है। उसका रीजन क्या है?
किशोरावस्था के पश्चात हर लड़की में भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्कर आता है, जिसके कारण हर महीना बहुत सारा ब्लड लड़कियों में बाहर चला जाता है। इसी के कारण जो लड़कियां होती है भैया उसमें थोड़ा सा हल्का सा कम, लड़कों की तुलना में, वैसे उनके शरीर के लिए कम नहीं है, लड़कों की तुलना में थोड़ा सा जो आरबीसी होता है, थोड़ी सी जो आरबीसी होती है वो कम होती है लड़कों की तुलना में, वैसे कम नहीं होती। तो ये आपको याद रखना। आरबीसी की संख्या पूछे अगर पुरुषों में तो 4.5 से 5.5 मिलियन, और भैया अगर महिलाओं में पूछे तो 4 से लेकर के 4.5 मिलियन। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक की बात क्लियर हो गई? हाँ। अब आरबीसी के बारे में मैं आपको 2 चीजें लिखवा देता हूं। आरबीसी जो है भैया वो ब्लड की मुख्य कोशिका है, वो आपके ब्लड की मुख्य कोशिका है। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड की मुख्य कोशिका कौन सी है, तो ब्लड की जो मुख्य कोशिका होगी भैया वो होगी आरबीसी। और ये ब्लड की सबसे छोटी इकाई भी है। आरबीसी जो है वो भैया ब्लड की सबसे छोटी इकाई भी है, ये ब्लड की सबसे छोटी इकाई भी है भैया। ये ब्लड की आरबीसी जो है वो सबसे छोटी इकाई भी है, वो सबसे छोटी इकाई भी है भैया। आप देख सकते हो ब्लड की जो सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें जो आरबीसी है वो भैया मिलियंस में। मैं आपको बता दूं आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी में लगभग 99% जो कोशिका पाई जाती है वो आरबीसी पाई जाती है। प्लेटलेट्स होती है लगभग 0.2% होती है, 0.8% होती है, और ये डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 0.2% होती है। तो भैया ये ब्लड की मुख्य कोशिका है, या आप कह सकते हो कि ब्लड की सबसे छोटी इकाई है आरबीसी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अकेले 99% में पाई जाती है। जो ठोस पार्ट होता है 45%, उसका 99% भाग तो ये आरबीसी होती है भैया। अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो गई तो ये समझ लेना कि ब्लड की कमी हो गई। इतनी इंपॉर्टेंट होती है ये आरबीसी। और यहाँ की प्रत्येक लाइन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। तो बोलो इतनी सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ। और एक चीज के बारे में और आपको याद रखना है कि जो आरबीसी का रंग होता है वो लाल होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग भी लाल होता है। और किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस आरबीसी का मुख्य घटक होता है ये हीमोग्लोबिन। तो ब्लड का रंग भी लाल ही होता है, किसके कारण होता है? इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें मिटा देता हूं और आगे हम बात करते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसा नहीं है, अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो प्रत्येक लाइन आपके एग्जाम में पूछी गई है अलग अलग तरीके से, लेकिन अब जो चीजें और बताने वाला हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। आपने सुना होगा कि जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अरे भाई कोशिका के बारे में तो आप जानते हो, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ये कोशिका है, मान लीजिए ये क्या है? कोशिका। और कोशिका में क्या पाया जाता है? बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये प्रत्येक कोशिका में होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कोशिका होती है जिसमें नहीं पाया जाता। तो याद रखना है जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि हम गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सभी मैमल्स होते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं इन स्तनधारियों की आरबीसी में, इन स्तनधारियों की आरबीसी में भैया जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक नहीं पाया जाता। वो केंद्रक नहीं पाया जाता भैया। मैंने आपसे क्या कहा? हाँ, जब छोटी होती है ना ये आरबीसी, जब तो इनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती है, मैच्योर होती जाती है, वैसे वैसे इनका विखंडन हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में भैया केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद है भैया। अब वो अपवाद क्या है? हमारे राजस्थान में ऊंट होता है भैया,
तो ऊंट के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, सॉरी ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक आता है लामा और एक होता है जिराफ, ये पहाड़ों पर पाया जाता है ये लामा। तो ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। इनकी जो आरबीसी होती है इनमें भैया न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक उपस्थित होता है। ये अपवाद है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि जो जितने भी स्तनधारी है, जितने भी मैमल्स है, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद है, मैमल्स में भी अपवाद है, ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, जो आरबीसी होती है स्तनधारियों की, इस आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलिज है, एक कोशिकांग है, जिसके बारे में आपने सेल वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है भैया, ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर और हम आगे बात करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ बता देता हूँ, आरबीसी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। इन 206 हड्डियों में लगभग 150 से लेकर के 160 उन हड्डियों के बीच में एक खोखला पार्ट होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां ना, उनकी संख्या लगभग 150 से लेकर के 180 के आसपास होती है। तो इन हड्डियों के बीच में खोखला भाग पाया जाता है और इस खोखले भाग को कहा जाता है बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में इसे क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसी अस्थि मज्जा में, इसी बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है भैया। किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो जहां पर ब्लड का निर्माण होता है वहीं तो आरबीसी का निर्माण होता है। तो आपके ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा है? इस बोन मैरो में हो रहा है। हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है, बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में खोखला भाग पाया जाता है, इसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसी बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। अब ब्लड का निर्माण जहां होगा उसी जगह पर ही तो भैया आरबीसी का निर्माण होगा, क्योंकि ब्लड में पाई जाने वाली ये कोशिका है भैया आरबीसी। तो जिस जगह पर ब्लड का निर्माण हो रहा है उसी जगह पर ही तो आरबीसी का निर्माण होगा भाई, उसी जगह पर तो आरबीसी का निर्माण होगा। तो आरबीसी का निर्माण के बारे में पूछा जाए तो बोन मैरो करके आ जाना। क्या करके आओगे? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और दूसरी होती है येलो बोन मैरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा। उसे व्हाइट बोन मैरो भी कहते हैं, श्वेत अस्थि मज्जा भी कहते हैं। तो याद रखना, ये जो रेड बोन मैरो है, इस रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है सिर्फ। और जो येलो बोन मैरो है, पीली अस्थि मज्जा है, उसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, उसमें प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, उसमें प्लाज्मा का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम सिर्फ आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी से संबंधित तथ्य हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे कि हमारी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उन हड्डियों के बीच में खोखला भाग पाया जाता है। एक खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग को कहा जाता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। इसी बोन मैरो में ही हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन तो क्या मिलेगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो पहला ऑप्शन बोन मैरो मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? बोन मैरो ऑप्शन मिलेगा। और अगर बोन मैरो भी ना हो, अगर यह ऑप्शन हो कि रेड बोन मैरो या फिर व्हाइट बोन मैरो या येलो बोन मैरो, तो व्हाइट बोन मैरो में से और येलो बोन मैरो में से एक ऑप्शन आएगा,
है कि नहीं। वैसे तो पीली अस्थि मज्जा होती है, येलो बोन मेरो होता है, तो रेड बोन मेरो आंसर करके आना है फिर आपको। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम में आता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में, और अगर रेड बोन मेरो ऑप्शन में नहीं है तो बोन मेरो जरूर होगा। इतनी बात क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम में आता है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं मिटा देता हूं भैया आपको। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। ओके, आगे बात करते हैं भाई। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, निर्माण हो गया, अब इसकी मृत्यु भी तो होती है, तो इसका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी के अगर जीवन काल के बारे में पूछे, भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा था, बोन मेरो में या फिर रेड बोन मेरो में। हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग था उसे हमने बोन मेरो कहा, और उसी बोन मेरो के दो भाग होते हैं, एक रेड बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण हो रहा था, और येलो बोन मेरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का निर्माण हो रहा था। अब बात आती है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है भैया 120 दिन, और 120 दिन के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु शरीर के दो ऑर्गन्स के पास होती है। जो लीवर होता है उसके पास तो कम होती है, यानी कि जो यकृत होता है उसके पास कम होती है इसकी मृत्यु। लेकिन जो पलिया होता है, जिसे आप स्प्लीन या फिर तिल्ली भी बोलते हो, इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, वैसे इसे तिल्ली या पलिया कहा जाता है। तो इस पलिया में ज्यादा होती है भैया इसकी मृत्यु, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, इस पलिया को कहा जाता है। तो याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान, डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो भैया पलिया को कहा जाता है। कब्रिस्तान क्या होता है, अरे भाई कब्रिस्तान वहाँ होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिसे जहाँ जलाया जाता है, जहाँ उसकी मृत्यु होती है, फिर उसके बाद ही वहाँ ले जाया जाता है, वो होता है कब्रिस्तान। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, पलिया में होती है, तो वो होता है भैया आरबीसी का कब्रिस्तान। और फिर इसका पुनर्निर्माण भी होता है, इस आरबीसी का, जो मरी हुई आरबीसी होती है, इसका पुनर्निर्माण भी होता है। और ये पुनर्निर्माण कहाँ होता है, पलिया में ही होता है। और भैया ये पलिया में ही स्टोर हो जाती है, ये इकट्ठी हो जाती है बाद में, फिर पलिया में ही ये इकट्ठी हो जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसका पुनर्निर्माण होता है, लेकिन सारे के सारे आरबीसी वापस उनका पुनर्निर्माण नहीं होता, कुछ आरबीसी का निर्माण पुनः हो जाता है, और ये इकट्ठी पलिया में ही हो जाती है। पलिया हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक ऑर्गन है भैया। इतनी बात क्लियर है। जब हमारे शरीर में फिर ब्लड की कमी होगी, तो आप सभी को पता है ब्लड की कमी होगी तो आरबीसी की भी कमी होगी भाई, आरबीसी की भी कमी होगी। और जब हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है तो भैया पलिया के पास, ये जो आरबीसी की मृत्यु हुई थी आपके पलिया के पास, आरबीसी की मृत्यु हुई थी ना पलिया के पास, फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ था और फिर इकट्ठी भी पलिया में ही हुई थी। तो भैया ये जो पलिया होता है, ये आप में, ये कहने का मतलब ये आरबीसी को आपके ब्लड के अंदर दे देता है वापस। कौन, ये पलिया। अब भैया मैंने आपसे कहा था कि ब्लड की मुख्य कोशिका होती है आरबीसी, आरबीसी की संख्या कम तो उसका मतलब ब्लड की संख्या कम। अब इस पलिया ने वापस आरबीसी दे दी भैया, किसको, इस ब्लड को दे दी। तो कहने का मतलब अब ब्लड की मात्रा अच्छी हो जाती है हमारे शरीर में, यानी कि फिर ब्लड की कमी नहीं रह पाती है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने ये कहा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो होती है वो शरीर के दो अंगों के पास होती है, लीवर के पास होती है, पलिया के पास होती है। लीवर के पास बहुत कम होती है, पलिया के पास ज्यादा होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसलिए ही क्योंकि इसकी मृत्यु सबसे ज्यादा यहीं होती है। और भैया मृत्यु होने के पश्चात पुनर्निर्माण हो जाता है इन आरबीसी का आपके पलिया में, और फिर इकट्ठी हो जाती है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होगी, तीर का निशान नीचे की तरफ किया, इसका मतलब ब्लड की कमी हुई है, तो आरबीसी की भी कमी होगी भाई। ब्लड की मुख्य कोशिका होती है आरबीसी। अब आपके शरीर में आरबीसी की कमी है तो पलिया क्या करता है, उसके पास आरबीसी इकट्ठी है, तो आरबीसी, ये पलिया जो होता है, ये आरबीसी को, ब्लड को दे देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड मेंटेन हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसलिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है पलिया को। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक
ऑफ आरबीसी। अरे जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? ब्लड बैंक जाते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हुई है तो कहाँ गया? पलिया के पास गए। इसलिए भैया पलिया को क्या कहा? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक कहा भैया किसको? और ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पलिया। तो पलिया से 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आगे चलते हैं। फिर ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया संसार की जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो किसकी होती है? भाई संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसकी होती है? एक एम्फीबियन होता है भैया, एक एम्फीबियन होता है, उसका नाम है एम्फियूमा। एम्फियूमा, उसका नाम क्या है भैया? एम्फियूमा है। क्या नाम है? एम्फियूमा, नहीं एमिफ्यूमा है, एमिफ्यूमा, एमिफ्यूमा, एमिफ्यूमा। मैंने आपसे क्या कहा? संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो एक एम्फीबियन होता है, एक उभयचरी होता है, उसकी होती है भैया, उसका नाम है एम्फियूमा। और स्तनधारियों में बात करें, अगर मैमल्स के बारे में बात करें तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो हाथी की होती है भैया। किसकी होती है? हाथी की। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है स्तनधारियों में? तो सबसे छोटी आरबीसी होती है भैया किसकी? कस्तूरी हिरण की। और संसार की तो सबसे छोटी आरबीसी होती है वो भी कस्तूरी हिरण की ही होती है। और मैमल्स में भी भैया, मैमल्स में यानी कि स्तनधारियों में सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो भी कस्तूरी हिरण की ही होती है। मैंने आपसे कहा कि संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो एक एम्फीबियन होता है एम्फियूमा, उसकी होती है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है भैया। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो कस्तूरी हिरण की होती है भाई। किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। अब आरबीसी के कार्य में आपको बता देता हूं। देखो जो इनको मैं मिटा देता हूं पहले तो, जो कार्य आरबीसी का होगा वही कार्य हीमोग्लोबिन का होगा। आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है भैया? हीमोग्लोबिन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? आरबीसी का मुख्य घटक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही कार्य आरबीसी करेगी। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपके जो लंग्स होते हैं उन लंग्स के पास से भैया ऑक्सीजन का 100% परिवहन करवाता है। और लंग्स से खा लेकर के जाता है हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स के पास लेकर के जाता है। हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स के पास लेकर के जाता है भैया ये हीमोग्लोबिन। किसको? इस ऑक्सीजन को। तो 100% परिवहन हो गया। अब वापस सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स से आपके लंग्स के पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाता है भैया लगभग 75%। कौन? हीमोग्लोबिन। मैंने कहा जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही आरबीसी का होगा। हमारे सेल में होता क्या है? एक केमिकल रिएक्शन होती है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 भोजन का अंतिम उत्पाद होता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनी है वो एटीपी के रूप में बनती है। और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स काम में लेते हैं। और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स काम में लेते हैं। और भैया काम लेकर वो अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो बनाया, तो जल तो हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाओं में काम आ जाता है कि नहीं है? आपको पता है 68 से 70% हमारे शरीर में जल होता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारी कोशिकाओं के पास, ये अपवाद है। अपवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अपशिष्ट पदार्थ है भैया। तो इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, नहीं तो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है।
तो इसको हमारे कोशिकाओं के पास से ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन वापस आपके फेफड़ों तक ले जाता है, फिर फेफड़ों से होता हुआ, वायु नली से होता हुआ फिर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है ये। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का 75% परिवहन किसने किया? तो यानी कि सेल टिश्यू ऑर्गन्स के पास से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपके लंग्स तक लेकर के आ रहा है। अब बचा 25% ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो 25% ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, ये 25% ये कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, ये भैया जल के साथ क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? H2CO3, कार्बनिक अम्ल बना लेता है भैया। क्या बना लेता है? ये कार्बनिक अम्ल बना लेता है, ये कार्बनिक अम्ल बना लेता है भैया। तो ये कार्य होता है भैया आपकी आरबीसी का। तो आरबीसी 100% तो किसका परिवहन करती है? ऑक्सीजन का, और 75% कार्बन डाइऑक्साइड का। इतनी बात क्लियर है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करती है भैया आपकी आरबीसी, ऑक्सीजन का परिवहन करवाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया आरबीसी का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। याद रखना, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है ये इंपॉर्टेंट है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर के जाता है। जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन के कितने अणुओं को लेकर के जाता है? 4 अणुओं को लेकर के जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर के जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया। भैया किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? जल्दी जल्दी बता दो, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, विटामिन B6 के बारे में आपने सुना है? विटामिन B6 के बारे में, विटामिन B6 के बारे में, विटामिन जो B6 होता है ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? विटामिन B6 किसके निर्माण में सहायक होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर विटामिन B6 की कमी हो गई, अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो गई, तो भैया आरबीसी का निर्माण अच्छे से नहीं होगा। आपके शरीर में आरबीसी का निर्माण अच्छे से नहीं होगा, और आरबीसी का निर्माण अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है वो आरबीसी ही होती है। जो ब्लड की मुख्य कोशिका होती है वो आरबीसी ही होती है। तो फिर उस रोग को कहा जाता है माइल्ड अनीमिया। तो अगर आपके शरीर में भैया विटामिन B6 की कमी हो गई तो आपको माइल्ड अनीमिया रोग हो जाएगा। इसका संबंध आरबीसी से है, इसलिए मैंने आपको यहाँ भी करवा दिया और विटामिन वाले चैप्टर में भी मैं आपको करवाता हूँ। अब आरबीसी की कमी हो गई तो क्या होगा, और आरबीसी की अधिकता हो गई तो क्या होगा, कौन कौन सी बीमारी होगी, उन बीमारियों के नाम लिख लेते हैं, फिर हमारे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दूं मैं आपको। ओके भैया, फिर उसके बाद में चैप्टर तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह आरबीसी वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। भाई जो जो चीजें मैंने आपको लिखा है ना, वो चीजें ध्यान से पढ़ लेना इन चीजों को। देखिए, अगर आरबीसी की संख्या कमी हुई, भाई आरबीसी की अगर आपके शरीर में कमी हुई, यानी कि कहने का मतलब आरबीसी की संख्या की अगर कमी हुई, भाई आरबीसी की कमी हुई, अरे भाई ये बताओ, ब्लड की जो मुख्य कोशिका है वो आरबीसी होती है। ब्लड का जो 45% भाग था वो सॉलिड पार्ट था, और उसमें 99% आरबीसी थी। तो अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हुई तो खून की कमी होगी, और खून की कमी को कहा जाता है अनेमिया। क्या कहा जाता है? अनेमिया। तो भैया खून की कमी होगी। अब बात आती है कि अगर आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, या आरबीसी की अधिकता, तो आरबीसी की अधिकता से एक रोग होता है भैया, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, या फिर पॉलीसाइफोनिया, या फिर पॉलीसाइफोनिया। इसे ही क्या कहा जाता है? पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। या तो आप याद कर लीजिए, पॉलीसाइथेमिया या फिर पॉलीसाइफोनिया। और इसमें क्या होता है, अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो गई तो आपकी त्वचा का रंग लाल हो जाएगा। त्वचा पर भैया खतरनाक तरीके से खुजली चलेगी। आप जैसे ही खुजलाते हो वहां से, तो वहां से ब्लड भी बाहर निकलने लग जाता है कभी कभी।
बहुत खतरनाक बीमारी है भैया ये। आपके शरीर पर काले व नीले रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं इस बीमारी में। तो यह आरबीसी की अधिकता से होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके शरीर में आरबीसी की अधिकता हुई तो कौन सा रोग होगा, तो पॉलीसाइथेमिया या फिर पॉलीसाइफोनिया। इसमें क्या होता है, आपकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है, त्वचा पर खुजली चलती है। खुजली इतनी खतरनाक होती है कि खुजलने पर कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, और आपकी त्वचा पर ब्लैक व नीले रंग के, काले व नीले रंग के धब्बे भी पड़ने लग जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम भैया यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुलती है, इसके बाद में ऑक्सीजन गैस घुलती है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। क्योंकि अंगीठी जो होती है उसमें कोयला होता है, और कोयला में कार्बन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अगर आप खुले में अंगीठी जलाते हो तो भैया ये जो कार्बन होता है इसके साथ में ऑक्सीजन गैस जुड़ती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए इतनी नुकसानदायक नहीं होती है पर कम होती है। लेकिन जब आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हो, तो भैया वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो कार्बन के साथ में, भाई अंगीठी में कोयला होता है, कोयला में कार्बन होता है, तो इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का आधा अणु ही जुड़ पाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसे साइलेंट सुसाइड गैस कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान को पता भी नहीं चलता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में सबसे ज्यादा घुलती है। तो जब आप सांस लेते हो तो बंद कमरे में भैया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके शरीर में जाएगी, तो आपके फेफड़ों में हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि फेफड़ों के पास ब्लड होता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुलती है। हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन तो पहुंचता नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंचती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जहरीली गैस होती है। इसे साइलेंट सुसाइड गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। इंसान को मार देती है, इंसान का दम घुटता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आरबीसी की कमी हुई, आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है, अनेमिया, यानी कि खून की कमी। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट आरबीसी के बारे में बता दिया है। आरबीसी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन एक एक करके मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमने कंप्लीट कर लिए थे भैया लास्ट क्लास में। अब कल से हम आरबीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। जो चीजें आज मैंने आपको पढ़ाई है ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हम ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में मैंने अलग से चैप्टर पढ़ा रखा है, ब्लड वेसल्स और हृदय के बारे में अलग से चैप्टर पढ़ा रखा है। तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ब्लड ग्रुप भी मैंने अलग से ही पढ़ाया, वैसे ब्लड वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है कि नहीं है। तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और इससे पहले कि अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम में चाहे ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, इन सभी एग्जाम में पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया मैं आपको, और कॉन्सेप्ट के साथ में। जो कॉन्सेप्ट बोर्ड में सिखा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले आपने स्क्रीनशॉट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।